नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस पीवाईक्यू की क्लास, जिसमें आपकी ईवीएस पीवाईक्यू की क्विक रीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीवाईक्यू से रिलेटेड सारी वीडियो मैंने जो है अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इनको सारे क्वेश्चंस को ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिलक्षित करने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन ए है पानी में, ऑप्शन बी है तारपीन तेल में, ऑप्शन सी है फॉर्मलिन में, ऑप्शन डी है क्लोरोफॉर्म में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, फॉर्मलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आशु चित्र उपकरण है। ऑप्शन ए है सूखा तेल, ऑप्शन बी है प्लास्टिक की फनल, ऑप्शन सी है स्प्रिट लैम्प, ऑप्शन डी है अभिवादन हैंड लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, जो स्प्रिट लैम्प है आपके पास, स्प्रिट लैम्प है वो क्या आशुचित उपकरण है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थान पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा है। ऑप्शन ए है सिकंदरा का किला, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है येरकौड, ऑप्शन डी है मुन्नार। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि वो औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में जा रहा है आपका। ये दिशाएं होती हैं आपकी नॉर्थ, ये आपका साउथ हो गया आपका, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। यहाँ पर वो पूर्व की दिशा में जब आपका जा रहा है तो क्या होगा, वो औरंगाबाद की तरफ जा रहा है आपका, तो वो चिल्का झील राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है चैत्र शुक्ल तीज को, ऑप्शन बी है श्रावण शुक्ल तीज को, ऑप्शन सी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, ऑप्शन डी है चैत्र शुक्ल नवमी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, चैत्र शुक्ल तीज को। और गणगौर आपका किसका, शिव और पार्वती से रिलेटेड फेस्टिवल होता है, शिव पार्वती से रिलेटेड फेस्टिवल होता है आपका। इसको आप फेस्टिवल्स की भी जो है टॉपिक ज़रूर कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाए जाते हैं। एक ऐसी प्रजाति है पौधों की जो बहुत बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वो पूरा जो आपका वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो केवल भारत के एक हिस्से में, वो जो वाई हिस्सा है मतलब उसका एक हिस्सा है, उसमें ही पाई जाती है। तो यह पौधों की कौन सी किस्म या कौन सी प्रजाति इसको प्रजाति कौन सी कहा जाएगा। किस्म तो वैरायटी में आ जाएगी, इसको प्रजाति कौन सी कहा जाएगा आपकी, विलुप्तराय होगी, जोखिमपूर्ण, स्थानीय या विदेशी। कौन सी होगी आपकी इसमें से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस आपकी स्थानीय। स्थानीय किस में आ जाएगा, जो आपकी स्पेसिफिक स्थान पर ही उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसका मित्र कहलाता है, क्योंकि वह ऑप्शन यहाँ पर आएगा उसका आपका, ये मिसप्रिंट हो गया, किसान का, क्योंकि जो केंचुआ है वो किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि पूछा आगे। ऑप्शन ए, छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, ऑप्शन बी है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, ऑप्शन सी है भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, ऑप्शन डी है भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, कि जो आपका केंचुआ है वो क्या करता है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, जिससे आपकी भूमि क्या होगी, उपजाऊ होती है और उसमें अच्छी फसल होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। ऑप्शन फर्स्ट है कि यह नींबू, संतरे और आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी है सेकंड इसका कि इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। फिर थर्ड में यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और ऑप्शन डी में यानी 4 में क्या आएगा कि यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो आपका जो विटामिन सी है वो इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जिसको पूरा करता है उपरोक्त जानकारियों में से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड होगा, ए में, बी में होगा सेकंड थर्ड फोर्थ, सी में आएगा आपका 1 3rd और 4th और डी में 1 और 4th। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कि 1 3rd और 4th। 1 3rd और 4th में देख लेते हैं आपका क्या आएगा,
1 में आता है आपका कि यह नींबू, संतरे और आंवले में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है आपका विटामिन सी, ये भी राइट है आपका, ठीक है। इसमें पाया जाता है विटामिन सी, ये भी सही है। उसके बाद क्या था आपका 3 था, इसमें 3 में क्या आता है, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, विटामिन सी करता है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी में, जो आपका 4 है, 1, 3 और 4 था ना आपका ऑप्शन, तो 4 में क्या आएगा, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है हमारे लिए विटामिन सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। ऑप्शन ए है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्रा भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्रा उसका भार होता है। ऑप्शन सी है दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकती हैं। ऑप्शन डी है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। उपरोक्त कथन में से कौन से पारिस्थितिकीय आवास का सही वर्णन करते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा आपका ए और डी, सेकंड में आ जाएगा आपका इसमें ए और बी, थर्ड में आ जाएगा आपके पास इसमें बी और सी, और फोर्थ में आ जाएगा आपके पास इसमें सी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, इसमें क्या आ जाता है फर्स्ट और फोर्थ। देख लेते हैं आपका फर्स्ट और फोर्थ में क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट और फोर्थ होगा। मेन आपका ए और डी आ जाता है। ए में क्या आएगा आपका कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्रा भिन्न होती है, और डी में क्या आएगा आपका, डी में आता है आपका कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। ये सी तो आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसने बोला है कि जो दो प्रजातियाँ वो बिना प्रतिस्पर्धा के ही एक आवास में रह सकती हैं। हाँ जी, क्या लोयन रह सकता है बकरी के साथ, नहीं होगा ना, इसलिए ये आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए है सुडौल शरीर, ऑप्शन बी है खोखली हड्डियाँ, ऑप्शन सी है पंख और पैर, पंख और पैर नहीं पर, और ऑप्शन डी है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। उपरोक्त अनुकूल विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है। यहाँ पर पूछा है कि उड़ने में कौन सी सहायता करती है। फर्स्ट में है ए बी सी, सेकेंड में है ए बी डी, थर्ड में है सी डी और फोर्थ में है बी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें आ जाएगा आपके पास फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड, यानी कि आपका ए बी और सी आ जाता है, ऑप्शन ए वाला। यहाँ देखते हैं उसको, आपका ए बी सी, ए बी और सी ये आता है आपका। ए में आपका सुडौल शरीर होता है उनका, बी पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं, सी पंख और परों से ही तो उड़ते हैं ना पक्षी, ठीक है। ये तीनों क्या करती हैं, उनको उड़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने के लिए लिए गए समय से दुगना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9 जो आपका 9:30 है उससे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, कब पहुंचता है वो 1:30 पर पहुंच जाता है, तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगा। इसमें आपने बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि आप कैसे इसको निकाल के दिखाओगे, कमेंट में बताना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है ठीक पूर्व में, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व में। मैप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, इसलिए मैप को आप अच्छे से ज़रूर कर लेना। दिशाओं का पूछ लेगा, आपके जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में पूछ लेगा। जो आपका ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व ये दिशा होगी आपकी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था।
इसमें से आपने वो छांटना है ओड वाला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जिस पर नहीं किया, जो उन्होंने बताया ही नहीं। ऑप्शन ए है बीजों का हरा या पीला होना, बताया था उसने। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, ये भी बताया था कि अगर एक पीढ़ी के बीज जो आपके खुरदरे या चिकने होंगे तो आपकी जो जनरेशन आएगी बीजों की वो या खुरदरी होगी या चिकनी होगी। ऑप्शन सी में है पौधों का लंबा या नाटा होना, ये भी बताया था मेंडल ने। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बने हैं, ये उसने नहीं बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। जब आप पटना से कहाँ जाएंगे, पटना से होकर कहाँ पर जाएंगे आप, चंडीगढ़ जाएंगे, तो आप कहाँ से नहीं गुजरेंगे, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से या दिल्ली से, कहाँ से नहीं गुजरेंगे आप। तो जब आप चंडीगढ़ जा रहे हो पटना से, तो पटना से आपको चंडीगढ़ जाने के लिए पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। स्लोथ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहा गया, स्लोथ जो आपका एक भालू जैसा जीव है, जो दिखता है आपका भालू जैसा, लेकिन वो भालू नहीं होता आपका, उसका नाम स्लोथ होता है। ऑप्शन ए है स्लोथ लगभग 40 वर्षों तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन बी है स्लोथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन सी है स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। और ऑप्शन डी है इसका स्लोथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्लोथ है आपका वो लगभग 40 वर्ष तक जीता है आपका और 8 वृक्षों पर ही वो घूमने की तकलीफ़ उठाता है। वो बेचारा सिर्फ 8 वृक्षों पर ही, क्योंकि स्लोथ जिस वृक्ष पर रहता है वो उसी की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता है और हफ्ते में एक ही बार वो सोच के लिए जाता है। इतना आलसी आपका जो है स्लोथ जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन ए है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन बी है पर्यावरण प्रदूषण रोकना। ऑप्शन सी है पर्यावरण के संकट को पहचानना। ऑप्शन डी है पर्यावरण तकनीकी का विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है टीचर क्या काम कर सकता है इसमें, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन बी है बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। ऑप्शन सी है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको चेंज कर देंगे। टॉपिक चेंज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में तो इंटरेस्ट कैसे लाएंगे आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। आप उसके लिए TLM यूज़ करेंगे, और TLM कौन सा आपका, जो विजिबल आपका TLM जो बच्चे उसको देख सकते हैं, जिससे बच्चे उसमें क्या करें, क्वेश्चनिंग पुट करें, उसको देख देख के आप उसको दिखाएं और बच्चे उससे क्वेश्चनिंग पुट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाएं और भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ऑप्शन ए है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब आप बच्चे को ट्रिप पर लेके जा रहे हैं तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा करोगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें पूछा है ऑप्शन ए में कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। जब बच्चे टीचर के साथ जा रहे हैं तो अभिभावकों से क्यों पूछेंगे वो। ऑप्शन बी है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन सी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए, बच्चों को कहो कि बस एंजॉय करो, कुछ नहीं पूछना है आपने। डी में क्या है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे जो बेस्ट आंसर है ऑप्शन डी,
कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये नहीं है कि चलो भाई आराम से घूम लो, एंजॉय कर लो, आज तो ट्रिप पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी है शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, कि शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में ये नहीं है कि हाँ अपनी पर्सनैलिटी को बना के आएँ, ठीक है ना, अपने बाह्य व्यक्तित्व पर नहीं, उसका अपने इंटरनल जो उसकी पर्सनैलिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए उसको, कि वो आंतरिक रूप से क्या सीखता है। बाह्य रूप से आपका दिखावा होता है और इंटरनल रूप से आप क्या करते हो, आप खुद से सीखते हो उन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग तथा निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने तक और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कि बच्चों को स्वयं सीखने, उनको जब बच्चे स्वयं से सीखते हैं, ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, जो आपका प्राइमरी लेवल है उसमें आपके आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। और ऑप्शन डी है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ढूंढना है आपने। प्राथमिक स्तर पर पूछा है, आपके प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो परीक्षाओं का तो उन पर कोई वो है नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, जो उनका CCE होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू इवैल्यूएशन होता है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। ऑप्शन सी है अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए। ऑप्शन डी है समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर हैं। तो तुलना करना तो आपका नेगेटिव आ जाएगा और आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। आप कोई भी पार्शलिटी नहीं करेंगे बच्चों के साथ, बच्चा जिस भी संस्कृति से आया है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए चुनौती है। ऑप्शन ए है रटना सीखना। ऑप्शन बी है सम्मित आधारित सीखने का स्तर। ऑप्शन सी है अवधारणाओं का विवरण। ऑप्शन डी है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सबसे जो पॉजिटिव आंसर है, बच्चों को अपने लिए, ऑप्शन डी, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। क्योंकि जो आपके यहाँ से आंसर निकलते हैं क्वेश्चन में से, वो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते हो यहाँ पर, कि आप क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके उसको कर सकते हो, जिससे आप एक बेटर ऑप्शन का आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS पाठ्य पुस्तकों में EVS सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि
ऑप्शन ए है वे सीखने में समृद्ध स्रोत हैं। ऑप्शन बी है वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी है शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। इसमें आपने बताना है इसका सही विकल्प का चुनाव करना है इसमें कि आपका केवल ये फोर्थ होगा, आपका डी होगा, इसमें केवल बी होगा आपका, केवल सी होगा आपका, या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर? ऑप्शन आंसर आएगा आपका ए, बी और सी, तीनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पर कि वे सीखने में समृद्ध होती हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। ये तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को, अब जो शिवांगी उनकी टीचर है, क्लास टीचर है, उसको क्या करना चाहिए? जब बच्चे ने ये जो है आंसर दिया है इसमें कि जो आपका आकाश है वो हरा है, तो ऑप्शन क्या है आपका ये कि उसकी रचनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। फिर दिया है इसमें आपका कि उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। फिर आपका इसमें कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर बताया कि उसे बताना चाहिए कि जो आपका आकाश है वो काला होता है। किसको डायरेक्ट, क्या बच्चों को डायरेक्ट आंसर बता देना चाहिए? नहीं, बच्चों को कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बताने से क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। और जब बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है तब बच्चे क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा आपके पास? ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो आपका ये वाटर है, ये क्या आपका, ये थीम में आता है आपका। जैसे आपका वाटर आ जाता है, फूड आ जाता है, जो आपकी 6 थीम है, फ्रेंड एंड फ्रेंड्स है आपका, वो आ जाता है आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीज़ें जो आप बनाते हो और करते हो, ये आ जाता है आपका। ट्रैवल आ जाता है आपका इसमें, शेल्टर आ जाता है, ये 6 थीम में आ जाते हैं आपके। ईवीएस में सहपाठी आकलन है, सहपाठी जिसको पीयर्स लर्निंग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन बी है सीखने के बारे में आकलन, ऑप्शन सी है सीखने के परिणाम का आकलन, ऑप्शन डी है सीखने का आकलन। तो इसमें आपका ए में जो आपका फर्स्ट है उसमें ओनली ए होगा आपका, सेकंड में ओनली सी होगा आपका, थर्ड में ए और सी, और जो आपका फोर्थ रहेगी उसमें क्या होगा आपका ए, सी और डी, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास इसमें? ऑप्शन ए ही आएगा इसमें आपका। क्या होगा आपका? ऑप्शन ए कि सीखने के रूप में आकलन, ये आपका पीयर्स लर्निंग हो जाएगा कि सीखने के रूप में आकलन। क्योंकि जो आपका असेसमेंट किया जाता है वो आपका एक होता है आपका फॉर लर्निंग, एक होता है आपका एज लर्निंग और एक होता है आपका ऑफ लर्निंग। तो जो आपका फॉर और एज लर्निंग होता है, ये आपका कौन सा आता है इसमें? फॉर लर्निंग में कौन सा आता है आपका असेसमेंट? ये रचनात्मक असेसमेंट में आ जाता है आपका, जिसको रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और जो आपका ऑफ लर्निंग है इसको आपका सम्मेटिव कहा जाता है, सम्मेटिव असेसमेंट इसको। और जो आपका ये फॉर्मेटिव, जो आपका रचनात्मक है, इसको आपका फॉर्मेटिव भी कहा जाता है। जो फोर और एज में आता है आपका, इसको फॉर्मेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साथ के साथ होता है आपका इवैल्यूएशन, जो आकलन है आपका असेसमेंट, ये साथ के साथ होता है। कैसे होता है? जैसे क्लास में टीचर ने टॉपिक करवाया और बच्चों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए, तो ये आपका फॉर्मेटिव में आ जाता है। और एज क्या है आपका कि बच्चों ने उस चीज़ को पढ़ा और ख़ुद से रियलाइज़ कर रहे हैं, उसको अपने आप से ही सुन रहे हैं, अपने आप का ही वैल्यूएशन कर रहे हैं। और ऑफ में क्या होगा आपका? ऑफ में आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स, जैसे आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम आपके आ जाते हैं, आपके इसमें सम्मेटिव में आ जाते हैं आपके पास। तो आपका पूछा है पीयर लर्निंग, पूछा है आपका, वो सीखने के रूप में होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सुभाष
समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है यातायात संकेत, ऑप्शन बी है चाय की दुकान, ऑप्शन सी है परित्यक्त तालाब, ऑप्शन डी है सीवेज नाली। अब इसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है कि जो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी चाय की दुकान। इससे क्या रिलेट होगा आपका? चाय की दुकान वाला क्यों रिलेट करता है कि जब कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को चाय चाहिए। और जो आपका दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको क्या चाहिए? उसको कस्टमर चाहिए। यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाय की दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ऑप्शन ए है पक्षियों की जांच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की जांच के अनुकूलन की पहचान करना, ऑप्शन बी है नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ऑप्शन सी है फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, ऑप्शन डी है जन्म देने वाले और अन्न निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावकों से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? उसको कैसे उस बच्चे को मोटिवेट किया जाना चाहिए जो आपका दृष्टिबाधित तो नहीं, उसको मतलब देखने में दृष्टिबाधित कहा जाता है उसको, जिसको देखने में कठिनाई होती है, उस बच्चे को क्या कहा जाता है? आपका दृष्टिबाधित कहा जाता है। ऑप्शन क्या है आपके इसमें कि उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए कि बच्चा क्या करे, घर से पढ़कर आए। ऑप्शन बी है आपका कि उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ऑप्शन सी है कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। और ऑप्शन डी में आ जाएगा आपके पास इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो टीचर है आपकी उसको क्या करना चाहिए? उस बच्चे के लिए सिंपैथी यूज़ करनी चाहिए, एम्पैथी यूज़ करनी चाहिए। आपके पास दो वर्ड होते हैं ना, एक सिंपैथी आता है आपके पास और एक आता है एम्पैथी। तो सिंपैथी और एम्पैथी में आपका क्या डिफरेंस हो जाता है? सिंपैथी आपका होता है जिसमें आप बच्चों को क्या करते हो? सहानुभूति देते हो कि कोई बात नहीं, ये हो गया, आप इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। और एम्पैथी में क्या होता है? आप समानुभूति देते हो उसको, ठीक है, कि आगे उसको मोटिवेट करते हो उस काम को करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा जो है वो नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। उसको एक रोल प्ले दिया जाना चाहिए, बच्चे का रोल प्ले करवा कर फिर आप उसमें इसको ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? जो विलियम है वो पक्षी अवलोकन जो क्लब है उसकी स्थापना करना चाहता है, तो जो आपका विलन है उसको किसको बनाना चाहिए? इसमें आपका क्लब का नेता किसको बनाया जाना चाहिए? इसमें ऑप्शन ए है कि कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, कि जो आपका क्लास में सबसे ज़्यादा जो अंक लेके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, उसको आप करोगे। फिर बी है कक्षा में सबसे शरारती बच्चे को, कि जो आपका शरारती बच्चा है कि भाई इसको आप बना दो इसमें, और ये क्या करेगा फिर आपका, ये बच्चा आपका इसको मॉनिटर करेगा इन चीज़ों को। फिर आपका सी में जाता है कि छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। और फिर आ जाता है आपका डी कि वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा, कि अपने ही आपको नेता घोषित कर ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ना तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला होगा, ना ही सबसे शरारती बच्चा होगा, ना ही वो अपने आप को नेता घोषित करेगा। जब तीनों ही नेगेटिव निकल गए तो बचा क्या आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, कि छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे कि हाँ आप कौन से इसमें से आप किसको चुनोगे। उसके बाद क्या है आपका इसमें आपकी थीम आ जाती है,
जो ईवीएस है आपका टॉपिक, उसमें आपकी थीम आ जाती है। तो थीम कौन कौन सी होगी आपकी, आपके पास 6 थीम होती है। इसमें आपके परिवार एवं मित्र आ जाते हैं, परिवार और मित्र, जिसको आपका फैमिली फ्रेंड बोला जाता है। फिर दूसरे में आता है आपके पास, इसमें भोजन आ जाता है आपका, फूड। फिर क्या आ जाता है आपके पास, थर्ड आपका पानी, वाटर आ जाता है आपके पास। फिर फोर्थ क्या आएगा आपके पास, इसमें आपका आवास, जो आपका शेल्टर है। फिर फिफ्थ में आपके पास क्या आ जाता है, इसमें आपकी यात्रा, जो आप ट्रैवल करते हैं। और सिक्स्थ में क्या आता है आपके पास, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक टू एंड मेक एंड डू, जो हम चीज़ें बनाते हैं और करते हैं। तो परिवार, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, परिवार और मित्र रहने के लिए। उसके बाद फिर आपको खाना भी खाना है, भोजन, सेकंड आप ऐसे करोगे। फिर भोजन के बाद आप पानी भी पिएंगे, फिर पानी आपका हो गया। फिर आपको रहने के लिए घर भी चाहिए, आपका शेल्टर, आवास भी होगा। फिर आपका 5, फिर जब सारी चीज़ें होंगी, आपको यात्रा करने का, ट्रैवल करने का मन करेगा। और लास्ट में आ जाते हैं आपके पास 6 में, कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसमें आपके पास आपकी 2 ऐसी थीम है, जिसमें आपकी उप थीम, जिसको सब थीम कहा जाता है, वो आ जाती हैं। जैसे कि आपका फैमिली और फ्रेंड है, आपकी फैमिली और फ्रेंड है, इसमें आपकी सब थीम आती है। कौन कौन सी आ जाती हैं, आपकी रिलेशनशिप, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में क्या होगा, आपके रिलेशन तो होंगे। आपके रिलेशन को भी इसी में माना गया है ना, रिलेशन को फैमिली में ही तो माना गया है आपकी। उसके बाद इसमें आप एनिमल्स को, अपने एनिमल्स को भी एक क्या मानते हो, एक फैमिली का हिस्सा मानते हो, इसलिए आप ये, इसको भी आप फैमिली में रखते हो। फिर आप क्या रखते हो, आपने जो आपके प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं आपके, उनको भी आप क्या करते हो, अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो। फिर आपका है वर्क एंड प्ले, अपने काम को भी आप अपना फैमिली का हिस्सा मानते हो, तभी तो आप काम करने जाते हो। किसके लिए काम करते हो, अपनी फैमिली के लिए। तो ये आपकी होगी फैमिली और फ्रेंड की सब थीम, रिलेशंस, उसके बाद एनिमल्स, प्लांट्स और आपका वर्क एंड प्ले, ये हो गया आपका। और सेकंड आपकी जो जो पूछी जाती है आपकी, वैसे तो आपकी थीम्स पूछी जाती हैं 6 में से, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछ लेगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स की पूछ लेगा आपके पास, या लिख के दे देगा आपको, रिलेशनशिप, एनिमल्स और वाटर, फिर प्लांट्स पूछेगा कि इनमें से आप अपना थीम्स निकालिए। तो वाटर आप वहाँ से थीम्स निकाल देंगे उसका। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।